दोस्तों स्वागत है आपका श्लोक शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस लेखपाल ग्रामीण परिवेश की इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत चौथे पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो बने रहें इस सेशन के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड इस इंपॉर्टेंट सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है IRDP, ट्राइसेन, ड्वाकरा एंड JRY। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, JRY। ठीक है, आइए जान लेते हैं क्या है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको स्टार्ट किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1999 में स्टार्ट हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका नया नाम क्या है ये भी ध्यान रखेंगे। इसका नया नाम क्या हो गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है कि गरीबी रेखा के ऊपर सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को आय जनरेटिंग संपत्ति प्रदान करके उन्हें ऊपर लाने का उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें 6 योजनाएं, 6 स्कीम्स इसमें जो है शामिल की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? IRDP है, ट्राइसेन है, ड्वेकरा है, इसके अलावा सितारा और GKY वगैरह हैं। तो आज जान लेते हैं IRDP कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता होगा कि 1978, पिछली वीडियो में बताया था। तो 1978 में IRDP की स्थापना हुई थी। इसके अलावा बात करें ट्राइसेन की, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ट्राइसेम तो ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1979 को, जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, IRDP 1978, ट्राइसेम 1979। और बात करें ड्वेकरा की, तो ये क्या है? ये है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु एक परियोजना है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी। ठीक है, 1982 में। इसके अलावा JRY कुछ नहीं है, इसके स्थान पर आप याद रख सकते हैं GKY। तो GKY भी इसी योजना का एक पार्ट है। तो GKY क्या है? गंगा कल्याण योजना है। इसके अलावा सितारा, ये ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट प्रदान करना, यह भी एक इसी की परियोजना है। तो इसके अंतर्गत 6 परियोजनाएं हैं और इसमें JRY नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? D। ठीक है, बाकी सारी योजनाओं के आप डेट याद रखेंगे, सन कब स्टेब्लिश हुई, इनको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? D ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सितंबर 2013। ठीक है, 10 सितंबर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यहाँ पे प्रोग्राम है तो आप 2013 लगाएंगे। जबकि अगर मिशन के बारे में पूछ लिया जाए तब आप ध्यान रखेंगे 2007 लगाएंगे। ठीक है, 6 साल पीछे जाएंगे तब मिशन स्टार्ट हुआ था और प्रोग्राम 2013 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम दिसंबर 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। ओके, इसके अलावा FCI आपको बताया था 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7। यहाँ पे जो इकोनॉमिक जोन है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो 7 हो जाएंगे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम आप जानते होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, जेजाक भुक्ती है ना, जेजाक भुक्ती इसका प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का। इसके अलावा बुंदेलखंड के कुछ लोकगीत आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि आल्हा है ना, आल्हा के अलावा और कौन सा है? फाग। आल्हा और फाग ये दोनों लोकगीत कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। लोक नृत्य की बात करें तो जवारा आपको ध्यान रखना है, जवारा। जवारा के अलावा सैरा लोक नृत्य, ये दोनों पूछे जाते हैं। ये जवारा और सैरा लोक नृत्य कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचियाँ इसमें मैच करना है तो देख लेते हैं। पहला कौन सी योजना लिखी हुई है? स्वजल धारा योजना। ये किससे मैच करेगी? तो आपको पता होगा स्वजल धारा योजना किससे रिलेटेड है? ये ग्रामीण जलापूर्ति से रिलेटेड है ना। तो ये हो गया, 2 नंबर आ गया। अब आ जाते हैं हरियाली योजना पे। तो हरियाली योजना किस में जाएगी? वाटर शेड प्रबंध स्वरोजगार योजना पे जाएगी। तो 3 नंबर लिख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम अमन कर, ये किस पे जाएगा? तो ये 4 पे जाएगा। 4 पे क्या है? ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार स्वर्ण जयंती ग्राम अमन कर के तहत आता है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बात करें तो ये आपका ग्रामीण संपर्क ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट बन जाएगा। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 2 3 4 1 है ना। तो 2 3 4 1 इसमें है, D में है, तो D ऑप्शन करेक्ट हो गया। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वजल धारा योजना की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 2004 में। ठीक है, और बात करें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई, तो ये 2000 में हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों योजनाओं के सन भी याद रखेंगे। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर D। अगला प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 24 अक्टूबर या फिर 24 नवंबर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1945 में 1945 में
खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, उसके अवसर पर ये 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने जाने की स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 16 सितंबर आपको पता होगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, जबकि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, भी ध्यान रखेंगे। ओजोन डे है ना, 16 सितंबर को हो जाता है, 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस हो जाता है। अगर 2021 की थीम भी आपसे पूछ सकता है तो थीम क्या हो जाएगी, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 2021 की थीम क्या हो जाएगी, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ओके, इसके अलावा एक डे और आपसे इसी से रिलेटेड पूछ सकता है कि 7 जून को क्या मनाया जाता है, या वाइस वर्सा पूछ सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर इलाहाबाद। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कानपुर में है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका। आपको पता होगा कि जो चीनी का कटोरा है भारत में किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं, है ना। बाउल ऑफ शुगर किसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अगर हम बात करें ये कानपुर क्या है, तो ये उत्तरी भारत का क्या है, भारत का मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। जबकि ये कोयम्बटूर क्या है, इसको बोल सकते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर को और क्या बोलते हैं, कॉटन सिटी भी बोलते हैं, है ना, कॉटन सिटी, कॉटन सिटी। इसके अलावा बात करें भारत का मैनचेस्टर, तो आपको पता होगा गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। आपको बताया हमने कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य अनुदान द्वारा। ठीक है, खाद्य अनुदान द्वारा ये वित्त पोषित एक संस्था है। और एफसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में, ध्यान रखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो गया, खाद्य अनुदान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था, 1951 में, 1951 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे 1951, आंध्र प्रदेश अनंतपुर। ओके, तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है किस तारीख को, 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को किसान दिवस हम लोग मनाते हैं। बात करें ये आपका 11 दिसंबर, तो आप ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, माउंटेन डे मनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, माउंटेन डे 11 दिसंबर। और 23 दिसंबर को आपका हो गया किसान दिवस। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है, आपके ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, सामान्य बीमा निगम द्वारा या फिर फसल बीमा निगम द्वारा, या सभी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य बीमा निगम द्वारा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बात करें सामान्य बीमा निगम की, तो इसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखेंगे 1972 में हुई थी, है ना। 1972 में इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई है। हेडक्वार्टर सामान्य बीमा निगम का क्या है, मुंबई है। और बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, 1956 में हुई थी। ठीक है, और इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है। तो दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई हो गए। इसकी स्थापना 1956। सामान्य बीमा निगम जो फसल बीमा की सुविधा प्रदान करता है, और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है, देवेश श्रीवास्तव है इसके वर्तमान अध्यक्ष में। ठीक है, देवेश श्रीवास्तव। तो राइट आंसर क्या हो गया, सामान्य बीमा निगम। इसके अलावा एक यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है फसल बीमा से रिलेटेड, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी, पीएमएफबीवाई, तो ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका एक अंश है, वाणिज्यिक बैंक का, आईडीबीआई का, नाबार्ड का, या फिर सहकारी उधार ढांचा का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूमि विकास बैंक की बात करें तो ये सहकारी उधार ढांचा से रिलेटेड है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। बात करें नाबार्ड की, तो आपको पता होगा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इतना ध्यान रखेंगे नाबार्ड के बारे में। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है। तो आपके ऑप्शन है अंत्योदय दृष्टिकोण, भूख से मुक्त दृष्टिकोण, मानव में विनियोजन दृष्टिकोण, या फिर अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। ठीक है, ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक पर्यायवाची है, एक दूसरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती है आपके वर्मी कंपोस्ट में। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक क्वांटिटी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, वर्मी कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो जो गन्ने का रस होता है उसमें समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक्स आप ध्यान रखेंगे, इट इज रिलेटेड टू शुगर केन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला तिलहन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कपास, तिल, सरसों या फिर मूंगफली। तो राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। सरसों आपको पता होगा रबी क्रॉप है ना, रबी की फसल है सरसों। और ये इसके मामले में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? तीसरा है, ध्यान रखेंगे। और ये सर्वाधिक उत्पादित होने वाला जो तिलहन है उत्तर प्रदेश में, ये कौन सा है? सरसों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब हो गया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, तो ये कब रखा गया? आपको ध्यान रखना है, इसके ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप 24 कर लेंगे। तो ये 24 जनवरी को, जो कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, ध्यान रखेंगे। जबकि किसी अन्य नाम से संयुक्त प्रांत कब रखा गया था उत्तर प्रदेश का नाम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 1937 में संयुक्त प्रांत नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश का। जबकि संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा है वो कब पड़ा है? तो 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। तो इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है? गाजियाबाद है। बात करें गाजियाबाद के बाद इसका दूसरा नंबर कौन सा आएगा जनसंख्या घनत्व में मैक्सिमम? तो इसके बाद आएगा आपका वाराणसी, है ना। बनारस की बात करें, सेकंड प्लेस आ जाएगा। तीसरा आपका लखनऊ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके मामले में है। पहले नंबर पर गाजियाबाद, फिर बनारस और फिर लखनऊ, ठीक है। बात हुई है सर्वाधिक की, तो न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं। जो मिनिमम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? तो वो जिला है आपका ललितपुर, ठीक है। ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उसके बाद आता है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र के बाद आपका हमीरपुर आता है, ध्यान रखेंगे। ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये जनसंख्या घनत्व की बात हुई। बात करें अगर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो सर्वाधिक जनसंख्या है किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो आपको ये भी ध्यान रखना है प्रयागराज में है, ठीक है। और मिनिमम यानी न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, किस जिले में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे महोबा में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन आपका कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। कृषि श्रम उत्पादकता मैक्सिमम कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट और बहुत तेजी से क्वेश्चन है। ये कहाँ है आपके? लखीमपुर जिले में है। लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है? लखीमपुर में स्थित है। आपको इसे इसकी स्थापना दिवस भी याद रखना है। ये स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1977, है ना। 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना लागू हुई थी, तो ये कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हुई थी 18 जून 2001 को, ठीक है। किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? 18 जून 2001 को, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, किसान मित्र योजना 18 जून 2001। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, किस फसल की होती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, गन्ना की, धान की, कपास की या फिर गेहूं की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको पता होगा जो सबसे अधिक सिंचित भाग की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। लेकिन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर खेती की बात करी जाए तब आपका वहाँ पे ध्यान लगाएंगे हम लोग, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र खाद्यान्न की सबसे ज़्यादा फसल होती है वो धान की होती है, जबकि सिंचित क्षेत्र की बात करें तब आपका गन्ना आ जाएगा, ठीक है। तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना की मैक्सिमम भाग पर खेती होती है, ध्यान रखेंगे। सिंचित क्षेत्र की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो गया? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये इस किस में किया था जिसमें नेगेटिव डेवलपमेंट रेट आई थी? तो ये किस में आई थी? आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुई थी? थर्ड 5 ईयर प्लान जो हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था आपको ध्यान रखना है। 1961 से 66 तक ये 5 ईयर प्लान चला था। इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6%, ठीक है। जबकि विकास दर जो आई थी निकल के, तो वो कितनी आई थी? 2.8% विकास दर, ठीक है। इसके रीजन क्या थे कि 1962 में जो चाइना वॉर हुआ था, या बात करें कि 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसके कारण इसकी विकास दर कम रही थी, ऋणात्मक में पहुंच गई थी। क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% है, विकास दर कितनी आई थी? 2.84%। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। टाइम पीरियड याद रखना है 1961 टू 66, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है क्विक लाइम, बुझा चूना, जिप्सम या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जो ऊसर मृदा सुधारक है वो जिप्सम को कहते हैं। जिप्सम के प्रयोग से इसमें जो है काम किया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है? CaSO4 ठीक है। CaSO4 ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
तो जिप्सम होता है ऊसर मृदा सुधारक, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किसका अग्रणी उत्पादक है? जौ का, सोयाबीन का, बाजरा का या फिर दालों का? तो आपको बताया हमने पिछली वीडियोज़ में, पिछले क्वेश्चन में, जौ का उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है उत्पादन के मामले में, तो जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आलू में, गन्ने में, गेहूँ में, मसूर में, इन सब में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, आलू, गन्ना, गेहूँ, मसूर, जौ, इन सब में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सोयाबीन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये राज्य जो है सोयाबीन के मामले में, उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे हैं। दालों में भी मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, दालों के मामले में भी मध्य प्रदेश है। जबकि बात करें बाजरा की, तो बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपकी जौ फसल है किस तरीके की फसल है? रबी क्रॉप है, ध्यान रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो उत्तर प्रदेश हो गया जौ, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे दिखेगा आपको एग्जाम में। तो आपके ऑप्शन है 1962, 1978, 1992 या फिर 1996। आपको बताया था हमने 1978 में क्या हुआ था? IRDP, ये भी ध्यान रखेंगे, IRDP की स्थापना। जबकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1992। ओके, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब स्टार्ट हुई? 1992 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइसोपोम योजना में कौन सी फसलें आती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिलहनी, दलहनी, आइल पॉम व मक्का या फिर ये सभी फसलें? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दलहनी। आइसोपोम है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आइसोपोम इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। तो ये दलहनी फसलों से रिलेटेड है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मृदा विकारी क्षेत्रों में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में या फिर अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में? तो राइट आंसर क्या हो गया? अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मेथड है? तो आपके ऑप्शन है ऊंची नीची भूमि, मैदानों में, तलीय क्षेत्रों में या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो छिड़काव सिंचाई कहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरों एवं कस्बों में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त हेतु सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं? तो ऑप्शन है आपके सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित करना, शुष्क शौचालयों को जल प्रवाही शौचालयों में बदलने की योजना, शुष्क शौचालयों के निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा देना या फिर सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देश में जापान की सहायता से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की सहायता से, ठीक है, यमुना प्रदूषण योजना किन शहरों में चल रही है? तो ये चल रही है आपके आगरा में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। ओके, ध्यान रखेंगे, आगरा में यमुना प्रदूषण योजना। इंपॉर्टेंट ये है कि ये देश में किस देश की सहायता से संचालित है? जापान की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षण प्राप्त होता है, आपके ऑप्शन है तुलसी, नींबू से, नीम के पेड़ से या फिर हल्दी से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीम के पेड़ से। ठीक है, नीम के पेड़ से मुख्य मच्छर विकर्षण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृषि मूल्य आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपके 1965 में हुई थी। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। और 1965 में और को क्या बताया था हमने? FCI बताया था, ये भी ध्यान रखेंगे। FCI की भी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। जबकि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है अंडा उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, झींगा उत्पादन या फिर संतरा उत्पादन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति जो है, पिंक रिवोल्यूशन, ये झींगा मछली जो होती है उसके प्रोडक्शन से है, उसके उत्पादन से है। तो झींगा उत्पादन, गुलाबी क्रांति सही आंसर। ठीक है, मत्स्य उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति होती है, आपको पता होगा। अच्छा, बात संतरा की करें, संतरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, उत्पादित किया जाता है? पूछा जाता है आपसे एग्जाम में सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर संतरा। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? 1999 से 2000 के बीच में आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में स्टार्ट की है, लागू की है। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर, भोपाल, जबलपुर या फिर नागपुर? ये भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 1982 में स्थापित हुआ था, 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। जबकि बात करें एक आपका वन अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान यानी FRI वो कहाँ है? वो आपके देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जबकि ये क्या है? ये है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, 1982 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे इतने पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चूड़िया, लाल मिमिया, जूते, मिक्की या फिर तंबाकू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद चूड़ियों से रिलेटेड है।
चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है? फिरोजाबाद है। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है? तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी योजना है। हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंक यॉर्न प्राइस सब्सिडी योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना या फिर सभी। तो ये सभी योजना किससे रिलेटेड है? बुनकरों की बेहतरी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना सरकार द्वारा चालू की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल किस सन में लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये आपके 2005 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM लॉन्च किया गया था 2005 12 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1985 में। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग की बात करें तो उसी का ये नया नाम अपडेटेड वर्जन है, तो वो 1965 में हुआ था, जबकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये 1985 में हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। 1985 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? आपके ऑप्शन है खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, समन्वित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या फिर राउंड क्रांति। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इंद्रधनुषी क्रांति। ये क्रांति जो है इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सभी अवयवों को की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित की गई है। कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुषी क्रांति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब आती है? पहले तो आपको याद रखना है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 1957 में। अच्छा, इसके तहत जो 5 ईयर प्लान आएगा वो कौन सा आ जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका आ जाएगा द्वितीय। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो कि स्टार्ट कब हुई थी? 1956 से 61 तक चली थी। ठीक है, 1956 से 61 तक। तो इसी के बीच में आपके खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत निर्माण किसको विकसित करने का एक कार्यक्रम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय उद्योग को, भारतीय कृषि को, भारतीय मेट्रो नगर को या फिर भारतीय ग्रामीण जीवन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ग्रामीण जीवन को। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाफेड संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादों के विपणन से। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कृषि उत्पादों के विपणन से। नाफेड है क्या? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, 1958 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग से रिलेटेड है, कृषि उत्पादों के विपणन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिश्रित खेती अपनाई जाती है भारत में खेती के लिए। ठीक है, मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? तो ये आपका है हथकरघा उद्योग। ठीक है, हथकरघा उद्योग रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। राइट आंसर हथकरघा। ओके, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। आपका ऑप्शन है जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक या फिर वायरस। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक, ये भूमिगत जल को दूषित करने वाला एक अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, अच्छा, आर्सेनिक से जो पूछा जा सकता है कि जो भारत का कौन से सर्वाधिक राज्य प्रभावित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, आर्सेनिक के कारण भूमिगत जल उसका सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में दूषित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आर्सेनिक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉर्डलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक क्षेत्र में दिया जाता है? तो औषधि के, परमाणु भौतिक के, अंतरिक्ष अनुसंधान के या फिर कृषि विज्ञान के। तो आपको पता होगा ये तो कृषि विज्ञान हो जाएगा। हरित क्रांति से रिलेटेड है। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1966 से 67 के बीच में, है ना। तो ये बॉर्डलॉग नॉर्मन बॉर्डलॉग हैं। और भारत में कृषि हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ये पुरस्कार यानी बॉर्डलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन से सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सी खाद्यान्न सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, तिलहन, गेहूं, चावल या फिर दलहन। तो यहाँ पे खाद्यान्न की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन। इसमें जो है तिलहन सम्मिलित नहीं है, बाकी गेहूं, दलहन और चावल सम्मिलित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तिलहन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई? आपको अभी हमने बताया था कि खादी और ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई थी? सेकंड 5 ईयर प्लान में। जबकि ये राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है, ये आपके 9th पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 से 2002 के बीच में संचालित हुई थी। ठीक है, 1997 टू 2002। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रायः उत्तरी भारत में रबी की फसल पैदा की जाती है। तो उत्तरी भारत में रबी की फसल कौन सी है? आपको पता होगा कि गेहूँ की जो फसल है वो रबी क्रॉप के अंतर्गत आती है। बात करें रबी क्रॉप की तो आपको पता होगा कि बुआई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, यानी रबी क्रॉप्स की। और जो कटाई होती है वो कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। मार्च अप्रैल कटाई और बुआई अक्टूबर नवंबर में। रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं हम लोग। और रबी क्रॉप की 2-3 फसल और याद रखेंगे जो पूछी जा सकती हैं आपसे। जौ की फसल रबी की हो गई, चना की फसल आपकी रबी की है ना। मसूर आपका रबी में आएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सरसों, है ना। सरसों भी रबी की फसल है, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? गेहूँ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? तो आपके ऑप्शन है थॉमस मनरो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो जमींदारी भू व्यवस्था की बात करें तो यह रिलेटेड हो जाएगी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको 1793 में 1793 में स्टार्ट किया था। जबकि बात करें कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम, यह भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य से स्टार्ट हुआ था। जबकि जमींदारी भू व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी 1793 में। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। आपके ऑप्शन है ताज निकालने की अवस्था, किले निकालने की अवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? किले निकालने की अवस्था। ये गेहूं की सिंचाई हेतु एक अतिक्रांतिक अवस्था है। कौन सी? किले निकालने की अवस्था, स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है तो अप्रैल से जून तक, जुलाई से अक्टूबर तक, नवंबर से अप्रैल तक। तो जो ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं जिनको हम लोग किन क्रॉप से जानते हैं? जायद क्रॉप से, जायद की फसलों के नाम से जानते हैं। इनको ग्रीष्म ऋतु की फसल बोलते हैं, वेरी शॉर्ट डेज क्रॉप भी बोलते हैं इन्हीं को। और इनकी अवधि क्या होती है? अप्रैल से जून तक ही, बड़े शॉर्ट पीरियड में ये उत्पादन इनका हो जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत आपको पता होगा कौन कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा करेला भी आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जायद क्रॉप्स हो गई ग्रीष्म ऋतु की फसलें अप्रैल से जून तक। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तथा अमेंडमेंट एक्ट, केंद्रीय अधिनियम 1974। सेकंड ऑप्शन है आपका केंद्रीय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। थर्ड ऑप्शन है आपका यूपी एग्रीकल्चरल डिजीजेस एंड पेस्ट्स एक्ट 1954। और लास्ट ऑप्शन है आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1978। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। केंद्रीय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में ये एक्ट संचालित नहीं हुआ था। बाकी आपको ध्यान रखना है ये तीनों एक्ट पूछे जा सकते हैं, ये तीनों ही सही हैं। ओके, नोट कर लेंगे आप लोग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसमें ये चार कार्य योजना निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन और योजना समीक्षा, ठीक है, ये संचालित किए गए थे। तो आपका योजना आयोग कब स्टार्ट हुआ था? पता होगा आपको 1950 में, है ना। 1950 में। इसके यहाँ पे एक ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे कि इसके जो चार फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? कार्य योजना निर्माण है, संसाधन की व्यवस्था है, योजना कार्यान्वयन है और योजना समीक्षा है, ठीक है। 1950 में स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये किया गया है आपके महाराष्ट्र राज्य में, है ना। महाराष्ट्र राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित करता है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 55%, है ना। 55% भारत अपनी दलहन खपत का 55% उत्पादित करता है, 55%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? आपके ऑप्शन है जमींदारी, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर काश्तकारी व्यवस्था, ठीक है। तो बात करें अगर रैयत की तो आपको पता होगा रैयत माने क्या होता है? रैयत माने होता है किसान, और ये किसान से रिलेटेड हो गई। जमींदारी में जमींदार स्वामित्व रखता है, जबकि महाल मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है ग्राम यानी गांव। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ग्राम समुदाय को जो संयुक्त स्वामित्व होता है वो कहाँ किस किस व्यवस्था में होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, पशुपालन से या फिर तिलहन उत्पादन से? तो पता होगा ये तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में, है ना, 1970 में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बात की गई है प्रतिदिन एक आदमी को 48 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करनी चाहिए, है ना। 48 ग्राम प्रोटीन आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र किस समस्या का निदान है?
तो आपके ऑप्शन है 12 वर्ष से अधिक की बालिकाओं की स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्या, मातृ एवं शिशु कल्याण, पुष्टाहार का वितरण, या फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं की नौकरी। आंगनबाड़ी की बात करें तो ये मातृ और शिशु कल्याण से रिलेटेड है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दलहन का सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अपना प्यारा भारत दलहन का जो है सर्वाधिक उत्पादक है, सर्वाधिक उपभोक्ता है, ठीक है। इंडिया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वृक्ष की आयु की गणना की जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किससे की जाती है, उसके जो तने की अनुप्रस्थ काट में सेकेंडरी वलय होते हैं उनको काउंट करके, है ना। वृक्ष के तने की अनुप्रस्थ काट में सेकेंडरी वलों की गणना करके उसके वृक्ष की आयु की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1975 में, है ना, उसको पुनः संरचित कार्यक्रम बीसुका के रूप में जाना जाता है। तो ये बीसुका कब स्टार्ट हुआ है ये पूछा गया आपसे, तो बीसुका आपका 2006 में स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये उसी का अपडेटेड वर्जन है बीसुका, ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में स्टार्ट हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भूधारण प्रणाली को की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रैयतवाड़ी आपका टॉमस मुनरो लाए थे, है ना, टॉमस मुनरो सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है, तो ये माना जाता है इजराइल में, है ना। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था, इजराइल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि मिर्जापुर में, सीतापुर में, उन्नाव में या फिर सोनभद्र में। तो समोच्च कृषि होती क्या है बाय द वे, तो ये होती है अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी अपर्दन प्रभावित जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समोच्च कृषि की जाती है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिर्जापुर सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है, समोच्च कृषि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। ग्राम भू प्रबंध समिति की बात करें तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। अगला देख लेते हैं, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ये किया जाता है बाजार कीमत से कम पर, ठीक है। जो वसूली कीमत होती है वो बाजार कीमत से कम पर निर्धारित की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बात विश्व की गई है, अगर भारत की बात करते तो आपका राइट आंसर क्या होता, धान होता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है, धान होती है। और विश्व की बात करें तो ये भी धान का ही स्थान है ना। धान का स्थान क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा धान फसल का उत्पादन, क्षेत्रफल इसका सर्वाधिक है, ठीक है। धान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। इससे पहले हमने बताया था कि दलहन का जो सर्वाधिक उपभोक्ता इसके अलावा उत्पादक भी कौन है, भारत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस मृदा का है, आपके ऑप्शन है काली मृदा, लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो राइट आंसर क्या हो गया, जलोढ़ मृदा। इसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी इसी को बोलते हैं ना। और भारत में इसका परसेंटेज बात करें कि भारत में कितने क्षेत्रफल पर है, तो ये जो है 43.4% पे जलोढ़ मृदा या फिर इसको बोल सकते हैं दोमट मृदा का अपना एक अस्तित्व है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत के क्षेत्रफल सर्वाधिक है इसका, किसका, जलोढ़ मृदा का। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है तेल रिफाइनरी मथुरा में, ये तो बिल्कुल सही है ना। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, बिल्कुल करेक्ट है। आयुध उपस्कर विनिर्माणी ये भी फिरोजाबाद में है। ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। और राइट आंसर इसमें जो नहीं है वो कौन सा है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, है ना। और ये लखनऊ में ना होकर के ये कहाँ है, ये है आपके वाराणसी में, ठीक है, बनारस में है। वाराणसी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ओके, बाकी ये तीन भी याद रखेंगे, तेल रिफाइनरी मथुरा में, इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, जबकि आयुध उपस्कर विनिर्माणी फिरोजाबाद में, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पारिस्थितिकी कृषि, ठीक है, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, इसकी जो है आवश्यकता देखी जा रही है 21वीं सदी में, ठीक है, इस मेथड की। तो पारिस्थितिकी कृषि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। आपके ऑप्शन है, यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, या केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, या फिर यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, या फिर यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, स्वजल धारा के लिए या केंद्र सरकार और किसके साथ में, किसके स्वामित्व में है, स्थानीय समुदाय के साथ, स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, ठीक है। कौन सी योजना, स्वजल धारा योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट।
अगला देख लेते हैं कब स्टार्ट हुआ था, 1966 से 67 में, ठीक है। 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को की पंचायती राज संस्थाओं में कितने परसेंट पद पर जो महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, तो वो है आपके 33%, एक तिहाई भाग पर, है ना, 33% भाग पर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना यानी पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है प्रतिपादित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये संचालित हुई थी। बात करें पूरा की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोविंसन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ओके, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ठीक है। पूरा स्टार्ट कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये स्टार्ट हुई 2004 में, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है, पूरा योजना 2004। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग जिनके लिए आवश्यक है, किनके लिए आवश्यक है, कम उर्वरक तथा कम पानी, अधिक उर्वरक तथा कम पानी, कम उर्वरक तथा अधिक पानी, या फिर अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज जो है HBY बीट्स जिनको बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी, इनके लिए आवश्यक है, ओके, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरक्ता यानी जिसको एनीमिया बोलते हैं, इसके मुख्य कारक क्या हैं। तो आपको पता होगा एनीमिया किसकी कमी से होती है, शरीर में आयरन की कमी से, लौह तत्व की हीनता से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, शरीर में लौह तत्व की हीनता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरक यानी NPK का उपयोग किस रेशियो में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा 4:2:1 यानी नाइट्रोजन के 4 और फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल और इसके पोटेशियम के 1 आपका 1 रेशियो में हम जब इस संतुलन को अपनी कृषि में यूज करते हैं तब हमारी कृषि अच्छा उत्पादन करती है, ठीक है। तो NPK का रेशियो क्या रहेगा, 4:2:1, ओके। अगला देख लेते हैं पॉइंट, अगला है आपका, गांव में पशुओं की बीमारी वाले कौन से संक्रामक रोग हैं। तो आपको ध्यान रखना है TB जो है पशुओं की बीमारी का एक संक्रामक रोग है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति हेतु अनुदान किस प्रकार के उर्वरकों पर किया जाता है। ऑप्शन है आपके केवल पोटेसिक, बी ऑप्शन है केवल फॉस्फेटिक, या फिर पोटेसिक एवं फॉस्फेटिक दोनों प्रकार के उर्वरकों पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति है तो अनुदान है ये पोटेसिक और फॉस्फेटिक दोनों प्रकार के उर्वरकों पर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कोच्चि में, करनाल में, त्रिवेंद्रम में, या फिर मुंबई में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में, है ना। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोच्चि में है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे मत्स्य से रिलेटेड एक योजना पूछा जा सकता है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब स्टार्ट हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये स्टार्ट हुई आपके 10 सितंबर 2020 को, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई है, जबकि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोच्चि में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा गया है, आपको पता होगा प्रथम स्थान है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो भी प्रथम है और उत्तर प्रदेश का स्थान भी प्रथम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होना है क्या है, अतः इसकी रोकथाम है तो हमें क्या करना चाहिए, चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना चाहिए, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालना चाहिए, या फिर प्रकृति सफाई कर्मी यानी गीद चील कौवे गीदड़ के द्वारा स्वतः ही डिकम्पोज हो जाए, या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है कवक, मांस, नीलहरित शैवाल, या फिर अनावृत जीवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा, है ना, कवक राइट आंसर हो जाएगा। नत्रजनीय जैव उर्वरक की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, फंगाई होगा, कवक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी फसलों में प्रयोग हेतु बैन है, प्रतिबंधित कौन सा कीटनाशी है पेस्टिसाइड है। तो BSC, डाइमेक्रॉन, क्लोरोपाइरीफॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ये सभी ही इस टाइम यूज हो रहे हैं, बट जो आपका DDT है ना, DDT इस पे बैन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बूंद बूंद सिंचाई उपयुक्त है तो किसके लिए उपयुक्त है, वृक्षी फसलों के लिए, उच्च कीमत वाली सब्जियों के लिए, चाय बागान के लिए, या फिर सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बूंद बूंद सिंचाई है ना, वो सभी के लिए उपयुक्त है। तो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वधार योजना का संबंध है किससे है। आपके ऑप्शन है स्थापत्य कला के प्रति की इमारतों को मजबूत करना, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना, तकनीकी कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करना, या फिर समय से पूर्व कार्य करने के लिए विलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। स्वधार योजना का संबंध किससे है, जीवन में कठिन परिस्थितियों का प्राप्त महिलाओं की सहायता करना, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी योजना, स्वधार योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है आगरा में, अलीगढ़ में, बांदा में, या फिर बाराबंकी में।
तो सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक उत्सव है ना, सुलह कुल उत्सव। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। आगरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ताज महोत्सव, है ना। ताज महोत्सव के बाद बटेश्वर मेला हो गया, है ना, बटेश्वर मेला। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ध्यान रखेंगे, गणगौर मेला। ठीक है, गणगौर मेला, बटेश्वर मेला, ताज महोत्सव और सुलह कुल उत्सव, ये सारे के सारे कहाँ से रिलेटेड हैं? आगरा में होते हैं। ठीक है, बात करें अगर अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नत्थे खां, है ना, नत्थे खां और जोधे खां। ठीक है, जोधे खां, इनका जो घराना है ये कहाँ से रिलेटेड है? अलीगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपको बांदा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंजर मेला कहाँ लगता है? तो कलिंजर मेला बांदा में लगता है। ठीक है, कलिंजर मेला बांदा में आयोजित होता है। बाराबंकी की बात करें तो आपका देवा शरीफ मेला हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? आगरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुफरी किस फसल की किस्म है? आपके ऑप्शन है आलू की, सलजम की, संतरा की, केला की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आलू की, है ना। कुफरी की बात करें तो ये आलू की फसल है, जिसमें जिस भी किस्म में कुफरी लगा हो आप आलू टिक कर सकते हैं। आलू की एक और इम्पोर्टेंट किस्म हो जाती है, कौन सी है? इसका नाम है अप टू डेट, है ना। अप टू डेट किस्म ये किसकी है? ये भी आलू की फसल है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आलू में कौन सा रोग लग जाता है ये भी पूछा जाता है। तो ये रोग है आपका, ध्यान रखेंगे, झुलसा रोग। ठीक है, झुलसा रोग किस में लगता है? पोटैटो में लगता है। कुफरी आपकी आलू की किस्म हो गई। अप टू डेट किसकी किस्म हो गई? आलू की हो गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो आलू का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? अनुसंधान केंद्र, वो शिमला में है, ध्यान रखना है। शिमला में आलू का अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या लगाएंगे? मेरठ लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन दोनों पॉइंट को। इसके अलावा आलू की बात करें तो आलू का जो जन्म स्थान है ये पेरू है ना, पेरू। और ये जो भारत में लाए थे वो कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में आलू का आगमन। पूरा पॉइंट एक और समझ लेते हैं कि जो है जो आलू के उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो चाइना का है। ठीक है, चाइना के बाद फिर इंडिया आता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में नंबर 1 पे क्या है? यूपी है। और इसके बाद फिर क्या है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो ये भी पॉइंट इतने ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? आलू। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शाहजहानी जरीब की बात करें 165 फीट होती है लंबाई। ठीक है, इस प्रोसेस को, शाहजहानी जरीब से मेजरमेंट करने के प्रोसेस को कौन सा सर्वेक्षण बोलते हैं? ये भी ध्यान रखेंगे, थॉक वास्ट सर्वेक्षण, है ना, थॉक वास्ट सर्वेक्षण। टॉक वास्ट सर्वेक्षण शाहजहानी जरीब से मेजरमेंट करने का एक प्रोसेस है। जबकि बात करें 132 फीट किस में होते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, गंटर जरीब जो होती है आपकी, गंटर जरीब, है ना, गंटर जरीब में 132 फीट होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको भी ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। कैडस्ट्रल सर्वेक्षण गंटरी जरीब से नापने के लिए बोलेंगे। जबकि शाहजहानी जरीब से नापने के लिए आपका थॉकवास्ट परीक्षण, थॉकवास्ट सर्वेक्षण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू जरीब में पूछा जा सकता है। तो रेवेन्यू जरीब में कितने फीट होते हैं? 33 फीट होते हैं। मीटर जरीब की बात करें तो 20 से 30 मीटर आते हैं मीटर जरीब में। ठीक है, ये सारे आपको मेजरमेंट याद रखने पड़ेंगे। शाहजहानी जरीब क्या हो गया? 165 फीट हो गया। ओके, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1951-52 में प्रारंभ हुआ, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ? 1951-52 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी CRSP के अंतर्गत सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार कितने प्रतिशत खर्च वहन करती है? तो इसमें देख लेंगे जो केंद्र सरकार है वो 80% जो है वित्त पोषित करती है, 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस योजना की प्रक्रिया के जुड़े एक निकाय की स्थापना की इस सरकार द्वारा कब की गई थी? इसकी स्थापना, है ना, किसकी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। आपके ऑप्शन है 1952, 1954 या फिर 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1952, है ना, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 1952। ठीक है, ये हो गया 1952। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो ऋणात्मक विकास किस में हुआ था? तीसरी में। तीसरी पंचवर्षीय का टाइम पीरियड क्या बताया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1961 से 1966 था। ठीक है, इसकी विकास दर क्या रखी गई थी? 5.6%। जबकि इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया था। विकास दर कितनी मिली थी? 2.84%। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? आपके ऑप्शन है मसूर, अलसी, सरसों या फिर सोयाबीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, है ना, सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है। बाकी मसूर, अलसी और सरसों की बात करें तो ये सारी फसल कौन सी हैं? रबी क्रॉप्स हैं, है ना। मसूर, अलसी और सरसों ये रबी क्रॉप्स हैं। जबकि सोयाबीन आपकी खरीफ फसल हो जाएगी। आपको पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस खाद्यान्न में होता है? तो सोयाबीन में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस महत्वपूर्ण सीरीज के 4th पार्ट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके साथ ही बहुत नए इंपॉर्टेंट्स को भी पढ़ा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 100 और क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहें।
धन्यवाद।